नमस्कार मित्रों। पिछले व्याख्यान में हमने बात की थी राजा एवं राजमुकुट की शक्तियों में अंतर। उसी कड़ी के तहत हम आज बात करेंगे ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल की स्थिति के बारे में आज बात करेंगे। मित्रों, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल अपने यहाँ देखो, एक बात तो आपको ये जानना जरूरी है कि प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में एक मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। अपने यहाँ मंत्रिपरिषद कहा जाता है और कुछ जो महत्वपूर्ण लोगों की जो टीम होती है, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, वो मंत्रिमंडल की श्रेणी में आते हैं। और जो राज्य मंत्री या राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं, वो सब मंत्रिपरिषद की श्रेणी में आते हैं। अब हम ब्रिटिश संविधान में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के संदर्भ में बात करते हैं। तो इसमें पहला आप लोगों को ये समझना होगा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एवं मंत्रिमंडल के पास कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां होती हैं। वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है, जबकि राजा, सम्राट ये नाम मात्र के प्रतीक माने जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये विदित होना चाहिए कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। दूसरा, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय जहाज का परिचालक होता है। ये ब्रिटेन में क्या, ये भारत के संदर्भ में भी आप देख सकते हो और दुनिया के अन्य देशों में भी आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडलीय जहाज का एक तरह से परिचालक माना जाता है। यानी इसको एक केंद्रीय स्थिति प्राप्त है मंत्रिमंडल में, या इसको यूं कह दीजिए कि यह नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा के समान है, या ये कह दीजिए कि यह जहाज का मुख्य कप्तान है, मुख्य कैप्टन है ये जहाज का। तो प्रधानमंत्री की केंद्र स्थिति है और उसके इर्द गिर्द ये सारे मंत्रिमंडलीय सदस्य होते हैं। ये आपको अच्छी तरह समझना चाहिए। तीसरा बिंदु, मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के सहयोगी के रूप में महत्वपूर्ण लोगों की एक टीम होती है और ये टीम भी वो स्वयं बनाता है, स्वयं अपने लोगों को दलीय आधार पे या उनकी योग्यता के आधार पर वो है सेलेक्ट करता है। तो प्रधानमंत्री के जो सहयोगी के रूप में मंत्रिमंडल होता है, वह महत्वपूर्ण लोगों की एक टीम होती है। अमेरिका के संविधान में तो एक वर्ड और प्रयोग में लिया जाता है इसके लिए कि वहाँ महत्वपूर्ण में भी कुछ लोग अति महत्वपूर्ण होते हैं जो राष्ट्रपति के सहयोगी के रूप में होते हैं, और उसके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया जाता है किचन कैबिनेट। ये अमेरिका के संविधान में आप लोग पढ़ोगे जब पता चलेगा, किचन कैबिनेट यानी जो वहाँ राष्ट्रपति के जो सचिव होते हैं विभिन्न विभागों के, उनके अंदर भी 4-5 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और वो राष्ट्रपति उन्हीं की सलाह से ही काम करता है, तो उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। ऐसा सब जगह देखने को मिलेगा, लेकिन कहीं जगह प्रकट रूप से है तो कई जगह यह है छद्म रूप से है। भारत में भी प्रधानमंत्री जब कोई निर्णय लेता तो उसमें 4-5 लोगों की मुख्य भूमिका होती है, लेकिन दिखाया ऐसा जाता है कि ये संपूर्ण मंत्रिमंडल की सलाह से हो रहा है। तो वहाँ भी जो महत्वपूर्ण में भी कुछ महत्वपूर्ण लोग तो होते ही हैं, लेकिन सामान्यतया जो मंत्रिमंडल के सदस्य होते हैं वो प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण लोगों की एक टीम होती है। अगला उदाहरण, मंत्री विभागीय प्रमुख होते हैं। जो भी मंत्री होता है वो विभागीय प्रमुख होता है, डिपार्टमेंट का मुखिया होता है वो। अपने यहाँ भी जैसे जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं वो विभागीय प्रमुख होते हैं और राज्य मंत्री उनके सहयोगी के रूप में काम करते हैं। अब यहाँ कुछ मंत्री ऐसे भी होते हैं जो उनका स्तर, उनका दर्जा तो राज्य मंत्री का होता है, लेकिन उनको स्वतंत्र प्रभार, किसी विभाग का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है और वो उस विभाग के विभागीय प्रमुख माने जाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को, वो छोटे डिपार्टमेंट्स उनको दे दिए जाते हैं और उनका उसमें कह दिया जाता है कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इसका मतलब है कि वो उस विभाग का तो प्रमुख रहेगा, वो उस डिपार्टमेंट का तो मुखिया रहेगा, लेकिन उस मंत्री का लेवल राज्य मंत्री के स्तर का होगा
और कैबिनेट मंत्री तो विभागीय प्रमुख होते ही हैं, उनके पास तो विभाग होते ही है। और उन कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कुछ बड़े मंत्रालयों में राज्य मंत्री भी नियुक्त किए जाते हैं। जैसे अपने यहाँ रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, बहुत बड़े बड़े विभाग हैं। इनमें गृह मंत्री, रेल मंत्री और वित्त मंत्री के सहयोगी के रूप में कुछ राज्य मंत्रियों की भी नियुक्ति की जाती है। तो मंत्री विभागीय प्रमुख कहलाते हैं। ब्रिटेन में भी मंत्री वहाँ के विभागीय प्रमुख होते हैं और वो विभाग उन्हीं के नाम से संचालित होता है। उन्हीं के अंतिम हस्ताक्षर से वहाँ प्रस्ताव पारित किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं और योजनाएं बनाई जाती हैं। अगला बिंदु है छाया मंत्रिमंडल। अब ये छाया मंत्रिमंडल क्या होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। छाया मंत्रिमंडल क्या होता है? ये ब्रिटिश संविधान की एक विचित्र, एक अद्भुत विशेषता है ब्रिटिश संविधान की, कि वहाँ विपक्ष के द्वारा, आप ध्यान से सुनिए, विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष के कार्यों पर नियंत्रण के लिए छाया मंत्रिमंडल का गठन किया जाता है। और वो प्रत्येक मंत्री जो छाया मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, वो विभागीय प्रमुखों के काम की बहुत बारीकी से जांच करते हैं और उन पर निगरानी रखते हैं और समय समय पर उनकी गलतियों को, उनकी खामियों को, उनकी कमजोरियों को जनता के सामने उजागर करते रहते हैं छाया मंत्रिमंडल। जैसे वहाँ यदि कोई वित्त मंत्री होगा तो विपक्ष के द्वारा अपने सदस्यों में से वैसे ही एक वित्त मंत्री बनाया जाएगा। जैसे वहाँ कोई गृह मंत्री होगा तो विपक्ष के द्वारा अपने सदस्यों में से गृह मंत्री बनाया जाएगा, वैसे ही वहाँ विदेश मंत्री बनाया जाएगा। और वो जो जिन जिन विभागों को उनको छाया मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, उन विभागों पर वो निगरानी रखते हैं और वो उन विभागों के कार्यों की जांच करते हैं और समय समय पर उनकी गलतियों को और उनकी कमियों को जनता के सामने उजागर करने का काम करते हैं। अपने यहाँ राजस्थान में भी जब पिछले कार्यकाल में जब गहलोत साहब को दूसरा कार्यकाल मिला था, तब बीजेपी के द्वारा छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में छाया मंत्रिमंडल का। और वो गहलोत सरकार के जितने भी मंत्रियों के विभाग मिले हुए थे, उन विभागों पर वो निगरानी रखने का काम करते थे। लेकिन वो ज़्यादा नहीं चल पाया, वो लगभग साल भर तक चला, फिर उसके बाद में वो ज़्यादा नहीं चल पाया। लेकिन एक बार राजस्थान में भी इस प्रकार छाया मंत्रिमंडल के गठन का प्रयास किया गया था और ये गहलोत साहब के दूसरे कार्यकाल में किया गया था और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के नेतृत्व में ये छाया मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। तो छाया मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान की अद्भुत विशेषता है और वहीं से प्रेरित होकर राजस्थान में शामिल किया गया था। लेकिन भारत में अगर केंद्र सरकार में देखें तो यहाँ इस प्रकार छाया मंत्रिमंडल के गठन का कोई प्रावधान नहीं है और ना वहाँ भी कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बस ये करते हैं। तो लेकिन भारत में इस प्रकार छाया मंत्रिमंडल का गठन नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं ब्रिटिश मंत्रिमंडल की विशेषताओं की। अब ब्रिटिश मंत्रिमंडल की कुछ अपनी विशेषताएं होती हैं और वो विशेषताएं लगभग भारतीय मंत्रिपरिषद से मिलती जुलती हैं काफ़ी, क्योंकि भारत ने जितने भी व्यवस्थाएं अडॉप्ट की है वो ब्रिटिश संविधान के से ज़्यादातर मैच करती हैं। तो पहली विशेषता है प्रधानमंत्री नेतृत्व। देखो, ब्रिटिश प्रधानमंत्री का संपूर्ण देश को नेतृत्व प्रदान किया जाता है और वो मंत्रिमंडल का मुखिया तो होता ही है। मंत्रिमंडल में तो उसको केंद्रीय स्थिति प्राप्त है ही, वह नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा है ही, लेकिन वो सारे राष्ट्र की शासन व्यवस्था को अपनी मंत्रिमंडलीय व्यवस्था के माध्यम से संचालित करता है और उनको समय समय पर डायरेक्शन देता रहता है। तो प्रधानमंत्री नेतृत्व अपने यहाँ भी संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होंगे, ये बात स्पष्ट कही गई है। दूसरी जो विशेषता है वह है वास्तविक कार्यपालिका। देखिए, मैंने आपको ये बात पहले भी बताई थी, पहले भी स्पष्ट कर दिया था कि वहाँ राजा जो होता है, जो राजतंत्र का प्रतीक है, जिसके नाम से राज्य का संचालन किया जाता है, वह नाम मात्र का कार्यपालक होता है, जबकि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालक होती है। वही सारी शासन व्यवस्था में योजनाओं का और निर्णयों का क्रियान्वयन करती है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। अब ये मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है? अपने यहाँ भी मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व की व्यवस्था को अपनाया गया है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब है कि
एक सबके साथ और सब एक के साथ, यानी सब एक साथ तैरते हैं, सब एक साथ डूबते हैं। यानी एक व्यक्ति ने यदि गलत काम किया तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल की बदनामी होगी, और अगर एक व्यक्ति सही काम करता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल की तारीफ होती है। तो इसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी अपन बोलते हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व इसको बोलते हैं, कि कोई भी अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हो सकता। और ये सब कुछ काम होता है प्रधानमंत्री की देखरेख में, प्रधानमंत्री की निगरानी में, ताकि प्रधानमंत्री बाद में ये नहीं कर सके कि मेरे संज्ञान में नहीं था ये काम। तो इस सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम किया जाता है मंत्रिमंडल के द्वारा। अगली जो विशेषता होती है गोपनीयता। गोपनीयता ब्रिटिश संविधान की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। गोपनीयता, अपने यहाँ भी गोपनीयता के सिस्टम को अपनाया गया है। गोपनीयता क्या होती है कि कोई भी निर्णय लिया गया है, कोई भी योजना बनाई गई है, उसको समय से पहले उजागर नहीं होने देना, यानी समय से पहले उजागर नहीं होनी चाहिए वो, तो इसको गोपनीयता बोलते हैं। अगर समय से पहले उजागर हो गई तो गोपनीयता भंग होने का डर रहता है और उसका बहुत बड़ा खामियाजा भारत की जनता को भुगतना पड़ सकता है। अपने यहाँ आपने देखा होगा कि यहाँ मंत्री परिषद के लोगों को दो प्रकार की शपथ दिलाई जाती है। एक तो पद की शपथ दिलाई जाती है और दूसरी गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है, कि गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। गोपनीयता का मतलब जैसे कि मान लो कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि 1 अगस्त से पेट्रोल के दामों में 5 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी होगी। अब ये बात अगर मान लो समय से पहले उजागर हो जाए तो इससे कालाबाजारी होगी, क्योंकि लोग अपने यहाँ पेट्रोल का और डीजल का स्टॉक करने लग जाएंगे और जनता को तकलीफ होगी। तो कहने का मतलब मेरा है कि कोई भी निर्णय समय से पहले उजागर नहीं किया जाना चाहिए। ये गोपनीयता वहाँ की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगला बिंदु है राजनीतिक सजातीयता। राजनीतिक सजातीयता क्या होती है ये आपको समझना पड़ेगा। राजनीतिक सजातीयता का मतलब होता है कि यहाँ जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो एक ही दल के होते हैं। राजनीतिक सजातीयता ब्रिटिश संविधान की बहुत मुख्य विशेषता है, भारत के संविधान की भी मुख्य विशेषता है। अमेरिका के संविधान में ऐसा नहीं देखने को मिलता, लेकिन ब्रिटिश संविधान में देखने को मिलता है कि वहाँ जो मंत्रिमंडल के जो लोग होंगे वो एक ही दल के होंगे और उनकी विचारधारा एक होगी, उनका एजेंडा एक होगा, उनकी कार्यशैली एक होगी, उनका नेतृत्व एक होगा। तो इसको राजनीतिक सजातीयता कहते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं होता। अमेरिका में राष्ट्रपति अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के गठन के लिए स्वतंत्र होता है और वो कहीं से भी किन्हीं भी लोगों को अपने कैबिनेट में शामिल कर सकता है। तो वहाँ राजनीतिक सजातीयता नहीं पाई जाती, लेकिन भारत और ब्रिटेन में ये स्पष्टतया देखी जा सकती है राजनीतिक सजातीयता। इसका मतलब ये है कि सिमिलरिटी होती है। अपने आपने देखा होगा कि कभी भी सत्ता पक्ष विपक्ष के लोगों को मंत्रिमंडल में या मंत्रिपरिषद में शामिल नहीं करता। वो उसी दल के सदस्य हो या उसकी दलीय विचारधारा से मैच करने वाले जो गठबंधन दल के सदस्य होते हैं उन्हीं में से वो मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राजनीतिक सजातीयता होती है, उनकी विचारधारा कॉमन होती है, उनका एजेंडा कॉमन होता है, उनका नेतृत्व कॉमन होता है। अब अगला जो बिंदु है व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ये भी ब्रिटिश संविधान की मुख्य विशेषता है और ये अक्सर वहां देखने को मिलेगा जहां संसदात्मक शासन व्यवस्था है। देखिए मित्रों, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और इनमें से ये दो अंग जो हैं व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, ये यदि घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं तो वह संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण होगा, और यदि इन दोनों में संबंध नहीं है, ये दोनों पृथक पृथक हैं, तो वो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण माना जाएगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था के बारे में परिभाषा भी बड़ी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका में से की जाती है उसे संसदात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। यानी अपने यहाँ भी देखा होगा आपने, कार्यपालिका कौन है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद, और व्यवस्थापिका कौन है, यानी संसद के दोनों सदन, वो व्यवस्थापिका। और अब कार्यपालिका का गठन किसमें से किया जाता है, व्यवस्थापिका में से किया जाता है, अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका में से किया जाता है। अपने यहाँ तो साफ कह रखा कि यदि कोई व्यक्ति मंत्री बनता है और वो संसद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 माह के अंदर अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है। तो दोनों में संबंध है, दोनों अंतर संबंधित हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इसलिए ये संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है।
अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका दोनों पृथक पृथक होती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की परिभाषा है कि वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका की संरचना व्यवस्थापिका से पृथक की जाती है उसे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहते हैं। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण अमेरिका की शासन व्यवस्था है। लेकिन जहां कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध होता है वह संसदात्मक शासन व्यवस्था का उदाहरण है। और इसका श्रेष्ठ उदाहरण ब्रिटिश शासन व्यवस्था है, भारतीय शासन व्यवस्था है। तो आप लोगों को ये बात स्पष्ट हो गई होगी, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब आगे की बात अपन अगले व्याख्यान में करेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।